नमस्कार दोस्तों। हमने पॉलिटिकल साइंस की एक लेक्चर सीरीज शुरू की है जिसके 3 लेक्चर हमने पिछली 3 वीडियो में कर लिए हैं। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ईजिली यूज़फुल कंटेंट मिलता रहे। चलिए तो आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज का लेक्चर है संविधान की प्रस्तावना। हमारे संविधान को अगर मोटे मोटे तौर पर देखा जाए तो उसको 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला भाग है आर्टिकल, जिसको अनुच्छेद बोलते हैं, और इनकी संख्या है 395 और इनको 22 भागों में बांटा गया है। ये सब हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस कर लिया है। दूसरा भाग अगर देखा जाए तो दूसरे भाग को हम कह सकते हैं अनुसूचियाँ। हमारा संविधान जब लागू हुआ उस समय हमारे संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी। इस समय अनुसूचियों की संख्या 12 है। और तीसरी चीज़ है प्रस्तावना। आज हम इस लेक्चर में यही देखेंगे कि प्रस्तावना क्या होती है, इसका क्या महत्व है और क्या ये संविधान का भाग है भी या नहीं, क्योंकि इसको लेकर भी काफ़ी विवाद है कि प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं है। चलिए तो बात करते हैं प्रस्तावना की। प्रस्तावना का मतलब है संविधान का परिचय, उसकी भूमिका या उसका सार। मतलब प्रस्तावना पढ़ के हमें ये मालूम हो जाता है कि हमारे संविधान में क्या कुछ दिया गया है। मतलब प्रस्तावना में हमारे संविधान का पूरा सार रूप थोड़े से शब्दों में दिया गया है। अब बात करते हैं कि प्रस्तावना को सबसे पहले किस देश द्वारा अपनाया गया था। तो उस देश का नाम है यूएसए। यूएसए का संविधान था जिसमें सबसे पहले प्रस्तावना को शामिल किया गया था। उसके बाद कई देशों ने प्रस्तावना को अपने संविधान में शामिल किया। हमारे संविधान की प्रस्तावना की बात की जाए तो हमारे संविधान की प्रस्तावना उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित थी, जिसको नेहरू द्वारा 1946 में संविधान सभा में पेश किया गया था और उसी उद्देश्य प्रस्ताव का परिवर्तित रूप ही हमारी संविधान की प्रस्तावना बनी। चलिए तो अब देखते हैं प्रस्तावना क्या है। हम भारत के लोग भारत को एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। अब हम इसके कुछ मेन शब्दों का अर्थ समझने की कोशिश करेंगे। पहला शब्द है प्रभुत्व संपन्न। प्रभुत्व संपन्न का मतलब होता है कि हम पूरी तरह स्वतंत्र हैं, यानी कि हमारे ऊपर किसी का कोई बाहरी दबाव नहीं है। जो विकसित कंट्रियां हैं, यूएसए हो गया, ब्रिटेन हो गया, चाइना हो गया या रशिया हो गया, हमारे ऊपर उनका कोई दबाव नहीं है। दूसरा शब्द है समाजवाद। समाजवाद 2 तरह का होता है। एक होता है साम्यवादी समाजवाद और दूसरा होता है लोकतांत्रिक समाजवाद। साम्यवादी समाजवाद में देश के सभी साधनों पर सरकार का नियंत्रण होता है, यानी कि निजी क्षेत्र बिल्कुल भी नहीं होता, पूरी तरह नियंत्रण सरकार का होता है। और दूसरा होता है लोकतांत्रिक समाजवाद। लोकतांत्रिक समाजवाद में निजी क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र दोनों साथ साथ चलते हैं। मतलब कुछ क्षेत्रों पर निजी क्षेत्र का अधिकार होता है और कुछ क्षेत्रों पर सरकार का नियंत्रण होता है। तीसरा शब्द है पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष का अर्थ है कि राष्ट्र का अपना कोई धर्म नहीं है। नागरिक जो भी धर्म चाहे उसको अपना सकता है और अपने हिसाब से पूजा उपासना कर सकता है। आगे है लोकतंत्रात्मक। लोकतंत्रात्मक का मतलब है कि सर्वोच्च शक्ति जनता के हाथ में है। हमारे देश में सर्वोच्च शक्ति जनता के हाथ में है, क्योंकि जनता ही प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री को चुनती है, जो कि हमारे देश का शासन चलाते हैं। जनता चाहे तो किसी भी प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री को चुन सकती है या किसी भी प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री को हटा सकती है। अगला है गणराज्य। लोकतंत्र की बात करें तो लोकतंत्र दो तरह का होता है। एक होता है राजशाही और दूसरा होता है गणतंत्र। राजशाही में राज्य का प्रमुख का मतलब है कि देश का प्रमुख,
देश का प्रमुख कोई राजा या रानी होती है, जैसे ब्रिटेन में अभी भी राष्ट्र का प्रमुख कोई राजा या रानी है। और गणतंत्र में क्या होता है कि जो देश का प्रमुख होता है वो जनता द्वारा चुना जाता है, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से चुना जाए चाहे वो अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाए, लेकिन वो जनता द्वारा चुना जाता है। जैसे कि हमारे देश में होता है, हमारे देश में राष्ट्रपति को अप्रत्यक्ष रूप से जनता ही चुनती है। मतलब उस देश को गणराज्य कहा जाएगा या गणतंत्र कहा जाएगा जिस देश में उस देश का प्रमुख जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाएगा। मतलब उस देश का प्रमुख कोई राजा या रानी नहीं होगा। ठीक है, फिर आगे हमें दिया गया 3 तरह का न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। सामाजिक न्याय का मतलब है कि हमारे साथ रंग रूप के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्थिक न्याय का मतलब है कि हमारे आर्थिक संसाधन बराबर हैं। ठीक है, अमीरी और गरीबी के फासले को कम किया जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि बहुत ज़्यादा अमीर होता जाएगा और गरीब बहुत ज़्यादा गरीब होता जाएगा। मतलब आर्थिक असमानता को कम किया जाएगा। फिर तीसरा है राजनीतिक न्याय। राजनीतिक न्याय का मतलब है कि सभी को वोट देने का अधिकार होगा और सभी को चुनाव लड़ने का अधिकार दिया जाएगा। जैसे कि हमारे देश में सभी को वोट देने का अधिकार दिया गया है और सभी को चुनाव लड़ने का भी अधिकार दिया गया है। फिर आगे दी गई है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। ठीक है, स्वतंत्रता का मतलब होता है कि हमारे ऊपर किसी की कोई रोक टोक नहीं है। ठीक है, आगे दिया गया प्रतिष्ठा और अवसर की समता, यानी कि प्रतिष्ठा और अवसर की समता मतलब है समानता, यानी कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता यानी कि उसको पूरी तरह जोड़ के रखना सुनिश्चित करने वाली बंधुता मतलब होता भाईचारे की भावना। तो ये हमारे मुख्य शब्द थे जो कि इस प्रस्तावना में दिए गए हैं। अभी एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है जो एग्ज़ाम में आने लायक है। हमारे संविधान के तथ्य कहीं ना कहीं से लिए गए थे, यानी कि हमारा देश का संविधान जब बनाया गया था तो विभिन्न देशों के संविधानों को खंगाला गया था, मतलब उनका निरीक्षण किया गया था और उनसे जो जो यूज़फुल चीज़ें थी उनसे हमने ग्रहण की थी। तो हमारी प्रस्तावना में भी कुछ शब्द हैं जो हमने दूसरे देशों से लिए हैं, तो उन शब्दों की बात करते हैं। पहला है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। इसको लिया गया है रूसी क्रांति से। जब 1917 में रूस की क्रांति हुई थी तो ये 3 चीज़ों पर आधारित थी, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय पर, और इसी क्रांति से हमने इन 3 शब्दों को हमारी प्रस्तावना में शामिल किया, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। फिर दूसरा है स्वतंत्रता, समता और बंधुता। ठीक है, ये 3 शब्द हमने लिए हैं फ्रांस की क्रांति से। ठीक है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय हमने रूसी क्रांति से लिया है। स्वतंत्रता, समता और बंधुता हमने फ्रांस की क्रांति से लिया है। अब बात करते हैं कि प्रस्तावना का महत्व क्या है। पहला महत्व है संविधान सभा की महान और आदर्श सोच उल्लेखित है। मतलब इस प्रस्तावना में हमारे संविधान सभा की महान और आदर्श सोच उल्लेखित की गई है। दूसरा पॉइंट है संविधान की नींव रखने वालों के सपनों और अभिलाषाओं का परिलक्षण है। ठीक है, हमारे संविधान की जिन लोगों ने नींव रखी थी उनके सपनों का आधार ये प्रस्तावना है। तीसरा है राजनीतिक, धार्मिक और नैतिक मूल्यों का उल्लेख इसमें किया गया है, यानी कि इस प्रस्तावना में हमारे राजनीतिक, धार्मिक और नैतिक मौलिक मूल्यों का उल्लेख किया गया है। अब बात करेंगे कि प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं है। इसको लेकर काफ़ी विवाद है कि प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं है। इसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट के कुछ डिसीजन देखेंगे। पहला डिसीजन आया था बेरूबारी संघ मामला में, 1960 में आया था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। लेकिन उसके बाद केशवानंद भारती मामला, जो काफ़ी फेमस मामला है, 1973 में हुआ था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। उसके बाद 1995 में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का भाग है।
इसके अलावा जब 42 अमेंडमेंट किया गया था जिसके तहत प्रस्तावना में 3 शब्दों को शामिल किया गया था, उसको भी आर्टिकल 368 के तहत किया गया था। आर्टिकल 368 क्या है? आर्टिकल 368 के तहत हम संविधान में संशोधन कर सकते हैं, यानी कि प्रस्तावना में संशोधन भी इसी आर्टिकल के तहत किया गया था जिसके तहत हम संविधान में संशोधन कर सकते हैं। तो इस बात से हम बोल सकते हैं कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। अब बात करते हैं कि वो कौन से 3 शब्द थे जिनको 42 अमेंडमेंट के तहत हमारे संविधान में शामिल किया गया था। ये 3 शब्द थे समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। यानी कि इन 3 शब्दों को हमारे संविधान की प्रस्तावना में 42 अमेंडमेंट 1976 में शामिल किया गया था। ठीक है, धर्मनिरपेक्ष और पंथनिरपेक्ष दोनों एक ही बात है। हालांकि इनमें थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, लेकिन हम उसकी चर्चा भी नहीं करेंगे। पंथनिरपेक्ष और धर्मनिरपेक्ष एक ही बात है, हम यहाँ पे यही बोलेंगे। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एंड अखंडता, इन शब्दों को इसमें शामिल किया गया था। चलिए तो इस लेक्चर को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आगे आने वाले लेक्चर के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ईजिली सभी लेक्चर मिलते रहें।